सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है संज्ञा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है, भाषा में और व्याकरण में इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और इसका क्या महत्व है। पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सभी बातें संज्ञा के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ 5 संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। तो बच्चों कुछ चित्र बने हुए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उन वाक्यों को हम पढ़ते हैं। राम के पास पेन है, मैंने मेले में चीता देखा, आम में मिठास होती है। तो हमने कुछ वाक्य पढ़े। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द विभिन्न प्रकार के नाम है। जैसे इन वाक्यों में कुछ शब्द आए हैं जो क्या है, वो नाम है। जैसे राम क्या है, ये एक व्यक्ति का नाम है। पेन एक वस्तु का नाम है। मेला, मेला क्या है, एक स्थान का नाम है। बच्चों चीता क्या है, ये एक प्राणी का नाम है। आम एक फल का नाम है और मिठास ये एक भाव का नाम है। तो ये सारे नाम हमने अभी पढ़े। तो इस हिसाब से जो संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी प्राणी का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या फिर भाव का नाम हो, ये सारी चीजें संज्ञा कहलाती हैं। यानी कि व्याकरण में भाषा के अंतर्गत हर नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब आते हैं संज्ञा के भेद, यानी कि जो हमारी संज्ञा है वो कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, परंतु कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, यानी कि टोटल हो गए 5, कुल 5 भेद माने जाते हैं। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। मुख्य रूप से तो 3 ही हैं, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो 5 है। तो पढ़ते हैं। पहला है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, और फिर आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हो गए 5 भेद संज्ञा के। कुछ विद्वान मानते हैं कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा किसमें आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और ज्यादातर विद्वानों ने इसी बात को माना है, क्योंकि ज्यादातर विद्वानों के अनुसार संज्ञा के मुख्यतः 3 ही भेद हैं। अब हम जानते हैं इनके बारे में विस्तार पूर्वक। सबसे पहले है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, इमारत या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, लाल किला आदि। तो ऐसे संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम के बारे में बताते हैं, लेकिन वो विशेष होना चाहिए। ठीक है, तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने उदाहरण पढ़े थे, राम, कृष्ण, लाल किला आदि। और उदाहरण है वाक्यों के माध्यम से। जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ताजमहल आगरा में है। तो यहाँ क्या है, महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है, और आगरा एक विशेष स्थान का नाम है। अतः महात्मा गांधी, ताजमहल और आगरा क्या हो गई, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो गई। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के कुछ और उदाहरण, जैसे व्यक्तियों के नाम आते हैं इसमें, राम, कृष्ण, मनमोहन, राहुल, सिद्धार्थ, महावीर आदि। स्थानों के नाम हो गए जैसे मुंबई, लंदन, पेरिस, आगरा, ताजमहल, हिमालय आदि। नेक्स्ट आता है दिनों, महीनों अथवा त्योहारों के नाम। जैसे क्या हो गए नाम, सोमवार, शुक्रवार, जनवरी, अगस्त, होली, दशहरा, ईद आदि। ये सब आते हैं किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब आती है हमारी अगली है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों के द्वारा हमें एक ही जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, शहर, पर्वत, वृक्ष आदि। ऐसे संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है जो कि हमें पूर्ण जाति का बोध कराते हैं, अपनी पूर्ण जाति का जो बोध कराएं। जैसे लड़की, शहर,
पर्वत, वृक्ष आदि। ये क्या कर रहे हैं? अपनी पूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अब वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। मारिया एक लड़की है, दिल्ली एक शहर है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मारिया है वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन जो लड़की है वो जातिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा और शहर जातिवाचक संज्ञा। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और पर्वत जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जो पूर्ण जाति का बोध कराएं वो जातिवाचक, जो विशेष व्यक्ति स्थान और साथ ही साथ वस्तु का बोध कराएं वो है व्यक्तिवाचक। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या होती है भाववाचक संज्ञा? जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा पदार्थ की दशा, भाव, अवस्था या गुण आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, मिठास, मित्रता, बुराई, क्रोध, ऊंचाई आदि ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जो हमें किसी भी प्राणी और पदार्थ की दशा के बारे में बताते हैं, भाव के बारे में बताते हैं, अवस्था या गुण के बारे में बताते हैं, वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे उदाहरण है, गन्ने में मिठास होती है, बुराई से बचो। तो इन वाक्यों में आए शब्द मिठास और बुराई भाव या दशा को प्रदर्शित कर रहे हैं, अतः ये सभी क्या हैं? ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे बढ़ते हैं संज्ञा के अन्य भेदों के बारे में, जो कि हमने अभी देखा था कि कौन कौन से अन्य भेद थे। 2 अन्य भेद जो बताए गए थे। इसमें एक तो था बच्चों समूहवाचक संज्ञा और दूसरा था हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। समुदाय या समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जो हमें समुदाय या पूरे समूह का बोध कराते हैं। जैसे कक्षा, सभा, भीड़ और सेना आदि पूरे समूह का बोध कराते हैं। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। भीड़ में हजारों लोग थे, मुगल सेना बहुत बड़ी थी। तो इन दोनों में भीड़ और सेना शब्द आए हैं, तो ये समूह के बारे में बता रहे हैं। इन वाक्यों में आए शब्द सभा और सेना एक समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं, अतः ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं। पूरे समूह के बारे में बता रहे तो समूहवाचक हो गई। अब आती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे शब्दों को जो धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, दूध, सोना आदि। ऐसे जो शब्द होते हैं जो हमें धातु के बारे में, पदार्थों के बारे में बताते हैं वो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पानी हो गया, लोहा, दूध, सोना आदि। अब वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। सोना एक मूल्यवान धातु है, दूध स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। तो ये दोनों क्या हो गए? इसमें हमने देखा दूध आ रहा है, सोना आ रहा है, और ये क्या है? धातु हैं और द्रव्य हैं, तो ये दोनों ही द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। इन वाक्यों में आए शब्द सोना से धातु और दूध से द्रव्य पदार्थ का बोध हो रहा है, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब है भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे होगी, कि हम किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं की रचना कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं को 4 प्रकार के शब्दों से निर्मित किया जाता है, 4 प्रकार से बनाई जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहली जो क्या है? जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा है सर्वनाम से, तीसरा है विशेषण से और चौथा है क्रिया से। इन 4 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। भाववाचक संज्ञा जो मन के भावों को, दशा को और क्या अवस्था को भी बताती हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार से करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पर तालिका के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं, एक में जातिवाचक संज्ञा है और दूसरे में भाववाचक संज्ञा है। तो मनुष्य, मनुष्यता, दानव से बनेगा दानवता, बूढ़ा, बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा। फिर दूसरे में भी लिखा है बच्चा, बचपन, बच्चा से बचपन। लड़का से क्या बनेगा? लड़कपन। नारी से नारित्व, नारी से नारित्व। अब अगला हमारा जो है वो है सर्वनाम। हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इनको भी। सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा 2 कॉलम है, सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब इसमें निज, निज से बना निजता, स्व, स्वत्व, पराया से बना क्या? परायापन, सर्व से सर्वस्व,
तो ये सर्वनाम शब्दों से संज्ञा, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया गया है। अगला है हमारा विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना। हम विशेषणों से भी भाववाचक संज्ञा की रचना कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर भी दो कॉलम है, विशेषण और भाववाचक संज्ञा। लंबा, लंबाई, गहरा, गहराई, कोमल, कोमलता, मोटा, मोटापा, मोटा से मोटापा। ठीक है, विशेषण भाववाचक संज्ञा। अच्छा से बन गया अच्छाई, मीठा से मिठास, खुश खुशी और बुरा से बुराई। नेक्स्ट है हमारा क्रिया से। हम क्रिया से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं की रचना करेंगे? तो चलिए देखते हैं। क्रिया और भाववाचक संज्ञा दो कॉलम है। ठीक है, इनमें से हम देखते हैं कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की गई है। लिखना, लिखाई, सीखना, सीख, चिल्लाना, चिल्लाहट, सजना, सजावट, चुनना, चुनाव, चाहना से चाह। तो बच्चों, हमने अच्छी प्रकार से जान लिया संज्ञा शब्दों के बारे में और किस प्रकार से संज्ञा के भेद होते हैं और किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। एक बार फिर से पाठ को दोहरा लेते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा है। प्राणी, वस्तु, स्थान और भावों के नामों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और लास्ट है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा एक नाम विशेष का बोध कराती है, किंतु जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है। तो व्यक्तिवाचक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बताती है, तो जाति वाली जो संज्ञा होती है वो संपूर्ण जाति को बताती है। ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। क्या पढ़ा, क्या सीखा के अंतर्गत हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है बच्चों, वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेना है। तो एक बार मैं प्रश्नों को पढ़ देती हूँ। संज्ञा की परिभाषा दो, उसके भेदों के नाम भी बताओ। तो आप परिभाषा लिख देंगे और भेदों के नाम बता देंगे, 5 भेदों के। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताएंगे। भाववाचक संज्ञा को परिभाषित करो, भाववाचक संज्ञा के बारे में बता देंगे। और फिर है लास्ट हमारा क्वेश्चन, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, के बारे में भी बता देंगे और कार्य सुंदर सुंदर अक्षरों में करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, उचित संज्ञा शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो उचित संज्ञा शब्द हमें इसमें भरने हैं। करते हैं। भारत की राजधानी रिक्त स्थान है, तो क्या आ जाएगा? दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली है। रिक्त स्थान भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो है क्या है? हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ताजमहल रिक्त स्थान में है, तो ताजमहल कहाँ है? आगरा। आगरा में है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री? जवाहर लाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। अब है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो भाववाचक संज्ञा हमने बनाना सीखा था, बनाते हैं। सेवक, सेवा, अच्छा, अच्छाई, जीतना, जीत, अपना से अपनापन, अपनापन, कुशल से कुशलता, उड़ना से क्या बन जाएगा? उड़ान, उड़ना, उड़ान। नौकर, नौकर से नौकरी, कायर से बन जाएगा कायरता और पराया से बन जाएगा परायापन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखो। तो हमें संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखना है जो वाक्यों में आए हैं। पहला वाक्य पढ़ते हैं। लड़का मैदान में खेल रहा है, तो यहाँ पर लड़का और मैदान दोनों ही संज्ञा शब्द है। पहले हम अंडरलाइन कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं इनको और फिर लिखेंगे। वह चोरी करते पकड़ा गया, तो चोरी। मैंने सीमा को बाजार में देखा था, तो सीमा और बाजार। सोना एक मूल्यवान धातु है, तो सोना और
धातु, ये दोनों हो जाएंगे। तो लिखते हैं अब लड़का और क्या था, मैदान। दूसरे में चोरी, नेक्स्ट है सीमा और बाजार, और उसके बाद आएगा सोना और धातु। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया। अच्छी प्रकार से समझकर कार्य को हमने पूर्ण किया है। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से संज्ञा के बारे में जाना। व्याकरण के अंतर्गत सभी नामों को संज्ञा कहा जाता है, साथ ही साथ हमने इसके भेदों के बारे में भी जाना। आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के नाम याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।